तो हम आपको लगातार वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम जो उनके संवाद हैं, उनका हर एक किस्सा जो है वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है वो भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। क्या पक्ष हो क्या विपक्ष हो, यहाँ पर किस तरह से उनको याद किया जा रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं कहूँगा महान प्रधानमंत्री थे और एक सुपर महान वित्त मंत्री थे, पर वो जाने जाएंगे अच्छे इंसान के रूप में। बड़े वित्त मंत्री बनना कठिन काम नहीं है, अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है। बहुत कम लोग राजनीति में हैं। कई लोगों को कहा जा सकता है ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स, महान राजनीतिक नेता हैं, ये महान शख्सियत हैं, पर सवाल ये है क्या अच्छा शख्सियत है, क्या डिसेंट शक्ति है। वो सवाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के संबंध में कभी नहीं उठाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया, और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण याद किस तरह से उनको किया जा रहा है, वो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम तमाम लगातार वो यहाँ पर सुना रखे हैं। लेकिन एनके सिंह सर, हम थोड़ी देर पहले वो अंदाज भी उनका, शेरो शायरी भी यहाँ पर बता रहे थे। भले ही विपक्ष उनको ये कहता रहा हो, अगर वैसे देखें तो उनका जो राजनीतिक जीवन है वो बेदाग रहा है, बहुत ही सरल रहा है, बहुत ही सरल उनकी राजनीति रही है। लेकिन विपक्ष उन पर देखिए किस तरह के आरोप लगाता रहा। ये भी कहता रहा कि वो हमेशा मौन रहते हैं। मौन मोहन सिंह भी उनको कहा गया, एक्सीडेंटल पीएम तक उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। जब समय आया उन्होंने शेरो शायरी का अंदाज रहा हो चाहे वैसे रहा हो, ठोक कर ठोस जो जवाब है वो भी दिया। इसीलिए उनके द्वारा खुद ही कहा भी गया कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। कई सवालों की, कईयों की आबरू उन्होंने रखी। हिमानी, डिसेंट पॉलिटिशियन अगर कोई उसका ग्रुप बने भारत के इतिहास का, तो जो डिसेंट पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको देख के स्वतः इवन अपोजिशन भी सर झुका लेता है उनकी विनम्रता देख के, तो उसमें शायद उसके मसीहा थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमें याद है जिस तरह के क्वेश्चंस हमने उनसे पूछे थे। बाद में एक किसी बड़े पत्रकार ने कहा कि साहब, मैंने लाइफ में किसी प्राइम मिनिस्टर से इतने टफ क्वेश्चन पूछना मैंने नहीं देखा था। और उसका जब जवाब वो दे रहे थे, अगर आप गूगल में देखेंगे तो अभी वो मिल जाएगा, इंटरव्यू विद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, तो उसमें जितने टफ क्वेश्चंस थे उसका जितना शालीन वो जवाब दे रहे थे, मुझे लगता है कि वो विरासत शायद ही फिर कभी आ पाएगी। लेकिन एक चीज और थी, उनके 2-3 पहलू हैं। साइलेंट रिवॉल्यूशनरी, वो तो मान लीजिए एक जनरल टर्म है, लेकिन रिवॉल्यूशन थ्रू लॉज, रिवॉल्यूशन थ्रू इकोनॉमिक्स और रिवॉल्यूशन थ्रू पॉलिसीज, ये तीनों अगर आप देखेंगे तो इनके ये 3 आयाम थे। आप लॉज देखें, RTE, राइट टू एजुकेशन, ये मनमोहन सिंह की देन थी। राइट टू फूड, ये मनमोहन सिंह की देन थी, 2014 की जनवरी में आया था जब वो जा रहे थे। और राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसने आज क्रांति कर रखी है, आज सरकार कुछ छिपाना मुश्किल पड़ रहा है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सोचिए कितने क्रांतिकारी। और जब ये सब हो रहा था उसके पहले आप याद करिए कि 2006 में न्यूक्लियर डील को लेके भारत पेडेस्टल पे पहुंचा दिया, जहां वो सुपर पावर बनने की स्थिति में आ गया। दुनिया के जो 5-10 देश थे उसमें, और वो सामरिक नहीं, वो हमारे इलेक्ट्रिक का पीसफुल उसके लिए। और ये वो देश है जिसने NTP पे साइन नहीं किया था।
और उसके बावजूद न्यूक्लियर डील थ्रू हुई और प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भारत ने नहीं साइन किया है, जिसको लेके अमेरिका की नाराजगी भी थी। इसके बावजूद अमेरिका से डील हुआ और हमें न्यूक्लियर फिजन मटेरियल मिला। तो आप समझ और सकते सर, ये हैं उनके कि कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसमें गवर्नमेंट जा रही थी। बिल्कुल। उसमें खतरा यह था कि ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी गवर्नमेंट गिरने की स्थिति में भी एक न्यूक्लियर डील करता है, क्योंकि उससे देश का भला होना है। और लगभग मतलब ये स्थिति बन गई। वो तो किस तरह हम लोग उस समय उन दिनों पार्लियामेंट पे ही रहा करते थे, पूरा डेवलपमेंट तो मैंने इन आंखों से देखा है। उस समय की स्थिति अगर आप देखें न्यूक्लियर डील के, लग रहा था कि अगले दिन सरकार गई, कोई उधर मूव कर लेता था, पॉलिटिकल इनका एलाई कोई दूसरी तरफ मूव कर लेता था, और उसमें से निकाल के न्यूक्लियर डील को मुकम्मल किया और उसके बाद 45 देशों की बॉडी ने उसको एंडोर्स किया। किस तरह से वो डिप्लोमेटिक सक्सेस था, तो ये भी एक उनका कंट्रीब्यूशन था। वही हमें लग रहा है कि अगर लॉस के लेवल पे देखें तो पॉलिसी के लेवल पे मनरेगा लाना, आधार जो आज आप देख रही है, बिल्कुल आधार जिस तरह पेमेंट कर रही है, आधार ने इस देश के कॉन्टूर्स को, इकोनॉमिक कॉन्टूर्स को बदल दिया। डीबीटी ये हो आधार सर, मनमोहन सिंह की देन थी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, हम किसान कर्ज माफी की यहाँ पर बात करें, उस डील का भी आप यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं। मैं लौटूंगी सर और 2008 की उस दौर की भी बात करूंगी जब मंदी आई, किस तरह से उन्होंने टैकल किया, किस तरह से आम लोगों तक उसका उस तरह से असर हो या फिर वो पैनिक हो, वो क्रिएट नहीं होने दिया। उस पर भी सर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन कुछ और जो ऐसे किस्से उनके यहाँ याद किए जा रहे हैं, उनके योगदान को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर क्या कुछ कहा था, वो पहले सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है, एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। हम अपनी ज़रूरत के तेल का करीब 80% आयात करते हैं और पिछले 4 सालों के दौरान विश्व बाजार में तेल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। हमने इन बढ़ी हुई कीमतों का सारा बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। हमारी कोशिश ये रही है कि जहाँ तक हो सके आपको इस परेशानी से बचाए रखें। इसके नतीजे में पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज़्यादा बढ़ जाता। अगर इसको रोका नहीं जाता तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें और तेज़ी से बढ़ने लगती। निवेशकों का विश्वास भारत में कम हो जाता। निवेशक चाहे वो घरेलू हो चाहे विदेशी, हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने से कतराने लगते। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।